दोस्तों, कभी आपने सोचा है जिस इंसान ने आपको चलना सिखाया वही एक दिन सहारे के लिए तरस जाए तो उस दिल पर क्या बीतती होगी। जिसने आपकी हर खुशी के लिए खुद को मिटा दिया, अगर वही बुढ़ापे में आपकी ज़िंदगी का बोझ बन जाए तो क्या ये इंसानियत है या वक्त का सबसे कड़वा सच। आज की कहानी एक ऐसे पिता की है जिसने अपने बेटों को सब कुछ दिया, लेकिन बदले में उसे मिला सिर्फ इंतजार, अपमान और एक ऐसा अकेलापन जिसे शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी जरा भी दिल को छू रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई इमोशनल कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरौली में रहते थे रामदास जी। उम्र करीब 72 साल, शरीर थोड़ा झुका हुआ, लेकिन चेहरे पर अब भी सादगी और आंखों में अपनापन भरा हुआ था। उनके साथ उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी रहती थीं। उनका घर बड़ा नहीं था, लेकिन उस घर में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे वहाँ दीवारें भी प्यार से सांस लेती हों। आंगन के बीचों बीच एक पुराना आम का पेड़ था, जिसके नीचे अक्सर रामदास जी चारपाई डालकर बैठ जाते और वहीं पास में बैठकर लक्ष्मी देवी सब्जी काटती या फिर चूल्हे पर रोटी सेकती। दोनों के बीच बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती थीं, लेकिन जो खामोशी थी उसमें भी एक रिश्ता धड़कता था। सुबह का एक तय रूटीन था। लक्ष्मी देवी बिना कुछ कहे चाय बना देती और रामदास जी बिना पूछे 2 कुल्हड़ निकाल कर रख देते। फिर दोनों चुपचाप बैठकर चाय पीते। कभी कभी रामदास जी हल्के से मुस्कुराकर कहते, तुम्हारे हाथ की चाय में आज भी वही स्वाद है, और लक्ष्मी देवी बस हल्का सा मुस्कुरा देती। ये प्यार दिखावे वाला नहीं था, ये वो रिश्ता था जो सालों की समझ और साथ से बनता है। रामदास जी के 2 बेटे थे, राकेश और दिनेश। दोनों पढ़ लिख कर शहर में बस चुके थे। एक नोएडा में नौकरी करता था, दूसरा गुरुग्राम में। गांव में लोग अक्सर रामदास जी से कहते, आपने बेटों को बहुत अच्छा बनाया, और ये सुनकर उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। लेकिन इस गर्व के पीछे एक लंबी कहानी थी। रामदास जी ने अपनी जिंदगी का हर सुख अपने बेटों के नाम कर दिया था। खेत कम थे, कमाई सीमित थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। जब बच्चों की पढ़ाई का खर्च बढ़ा तो उन्होंने अपने हिस्से की जमीन तक बेच दी। कई बार ऐसा हुआ कि घर में सिर्फ 2 वक्त की रोटी बचती, लेकिन बच्चों की फीस कभी नहीं रुकी। लक्ष्मी देवी कई बार कहती भी कि थोड़ा अपने लिए भी सोचो। तब रामदास जी हंसकर जवाब देते, हमारा बुढ़ापा हमारे बच्चों के सहारे ही तो कटेगा। शायद यही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी, और आगे चलकर यही सबसे बड़ा भ्रम भी साबित होने वाला था। समय बीतता गया। दोनों बेटे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। फोन आते थे, लेकिन धीरे धीरे कम होते गए। पहले हर हफ्ते बात होती थी, फिर महीने में, और फिर कभी कभी। लेकिन गांव का वह घर अभी भी वैसा ही था, जहां हर शाम लक्ष्मी देवी दरवाजे की तरफ देखती, शायद आज बेटों का फोन आए या कोई खबर मिले। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। सर्दियों की एक सुबह थी। कोहरा बहुत घना था। लक्ष्मी देवी सुबह उठी जरूर, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने रामदास जी से कहा, आज शरीर भारी लग रहा है। रामदास जी ने तुरंत कहा, तुम आराम करो, आज काम मत करो। वह खुद पहली बार रसोई में गए, चूल्हा जलाया, बड़ी मुश्किल से चाय बनाई। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक ही बात थी, आज मैं उसका ध्यान रखूंगा। जब वह चाय लेकर वापस आए तो लक्ष्मी देवी बिल्कुल शांत पड़ी थी। उन्होंने धीरे से आवाज़ दी, लक्ष्मी उठो, चाय बन गई। कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने फिर आवाज़ दी, इस बार जरा थोड़ी ज़ोर से। फिर भी कोई हरकत नहीं। रामदास जी का दिल जैसे रुक गया। उन्होंने हाथ पकड़कर देखा, वो ठंडा था। उस पल जैसे उनकी दुनिया खत्म हो गई। चाय का कप
उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और वो खुद वहीं बैठ गए। उनकी आवाज़ कांप रही थी, ऐसा मत करो, उठो, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। लेकिन अब कोई लौटने वाला नहीं था। उस दिन बरौली गांव ने एक ऐसा आदमी देखा जो बाहर से मजबूत था लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। बेटे आए, रस्में हुई, लोगों की भीड़ लगी, रोना धोना हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद सब खत्म हो गया। और फिर वही घर, वही आंगन, वही पेड़, लेकिन अब वहाँ सिर्फ एक इंसान बचा था और उसकी यादें। रामदास जी अब हर दिन लक्ष्मी देवी की तस्वीर के सामने बैठते, उनसे बात करते, कभी हंसते, कभी रोते। रात को सोते वक्त बगल की खाली जगह को देखते और धीरे से कहते, आज बहुत ठंड है, रजाई ठीक कर देना ना। लक्ष्मी देवी के जाने के बाद रामदास जी की जिंदगी जैसे ठहर सी गई थी। पहले जिस घर में हर वक्त बोलने की आवाज़ गूंजती थी, अब वहाँ सन्नाटा इतना गहरा हो गया था कि कभी कभी उन्हें अपनी ही सांसों की आवाज़ भारी लगने लगती। सुबह उठते तो आदत के मुताबिक आवाज़ देते, लक्ष्मी चाय बना दे। फिर अचानक खुद ही चुप हो जाते। उन्हें याद आता कि अब कोई जवाब देने वाला नहीं है। धीरे धीरे दिन कट रहे थे, लेकिन हर दिन पिछले दिन से ज़्यादा भारी लगता था। आंगन में बैठते तो सामने वह खाली जगह नजर आती जहाँ लक्ष्मी देवी बैठकर सब्जी काटती थीं। कभी पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते और देर तक बिना कुछ बोले वहीं देखते रहते, जैसे कोई याद उन्हें वहीं रोककर खड़ा कर देती हो। गांव के लोग कभी कभी आकर उनका हाल पूछ लेते, लेकिन वो बस हल्की सी मुस्कान देकर कह देते, सब ठीक है, जबकि अंदर से वह पूरी तरह टूट चुके थे। खाना बनाना उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गया था। कभी रोटी कच्ची रह जाती, कभी जल जाती। कई बार तो वह चूल्हा जलाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते और बस सूखा चना या बासी रोटी खाकर पानी पी लेते। लेकिन असली भूख पेट की नहीं थी, असली भूख थी किसी अपने की आवाज़ सुनने की। एक दिन गांव के पोस्ट ऑफिस वाले ने आकर कहा, रामदास जी, आपके बड़े बेटे राकेश का फ़ोन आया था, वो आपको शहर बुला रहे हैं। ये सुनते ही उनके चेहरे पर महीनों बाद हल्की सी चमक आई। उन्होंने तुरंत पूछा, सच में? क्या कहा उसने? पोस्टमैन बोला, कह रहा था कि अब आप अकेले गांव में मत रहिए, कुछ दिन उसके पास आ जाइए। उस रात रामदास जी बहुत देर तक सो नहीं पाए। उनके मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। शायद अब सब ठीक हो जाएगा, शायद अब अकेलापन खत्म हो जाएगा। उन्होंने लक्ष्मी देवी की तस्वीर उठाई और मुस्कुराते हुए बोले, देख लक्ष्मी, हमारे बच्चे हमें अपने पास बुला रहे हैं, अब मैं अकेला नहीं रहूँगा। अगले ही दिन उन्होंने अपना छोटा सा सामान बांधना शुरू कर दिया। एक पुराना बैग निकाला, उसमें 2-3 जोड़ी कपड़े रखे, दवाइयाँ रखीं और सबसे आखिर में लक्ष्मी देवी की तस्वीर को बहुत संभाल कर कपड़े में लपेट कर रखा, जैसे वह उन्हें अपने साथ लेकर जा रहे हों। जब वह घर से निकल रहे थे तो एक पल के लिए दरवाजे पर रुक गए। उन्होंने पूरे घर को नज़र भरकर देखा। वो दीवारें, वो आंगन, वो पेड़, सब कुछ जैसे उन्हें रोक रहा था। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, मैं वापस आऊँगा। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भी पता था कि ये वापसी शायद पहले जैसी नहीं होगी। गांव से बस पकड़कर वह शहर की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर उनकी नज़र खिड़की के बाहर ही रही। खेत, पेड़, कच्चे रास्ते धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे थे। हर मोड़ पर उन्हें कोई पुरानी याद आ जाती। कभी राकेश बचपन में इसी रास्ते पर दौड़ता हुआ आता था, कभी दिनेश उनके कंधे पर बैठकर हंसता था। आज वही रास्ता उन्हें उनसे दूर ले जा रहा था। कई घंटों के सफ़र के बाद वो शहर पहुँचे। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियाँ और हर तरफ भागते हुए लोग। ये दुनिया उनके गांव से बिल्कुल अलग थी। उन्हें थोड़ा डर भी लग रहा था और थोड़ा उत्साह भी। राकेश उन्हें लेने आया था। उसने दूर से ही आवाज़ लगाई, बाबूजी। रामदास जी के चेहरे पर खुशी आ गई।
उन्होंने बेटे को देखा। वह पहले से ज़्यादा व्यस्त, ज़्यादा बदला हुआ लग रहा था। राकेश ने औपचारिक तरीके से उनका बैग लिया और बोला, आइए बाबूजी, चलिए। घर पहुंचते ही उनकी बहू कविता दरवाजे पर मिली। उसने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वह अपनापन नहीं था जिसकी रामदास जी को उम्मीद थी। उसने बस इतना कहा, आइए बाबूजी, और अंदर चली गई। रामदास जी ने घर में कदम रखा। बड़ा सा फ्लैट, चमचमाता फर्श, महंगे फर्नीचर, सब कुछ था। वो घर का सामान देखकर खुश हो ही रहे थे, तभी उनके बेटे की आवाज़ आई। वो अपनी पत्नी से पूछ रहा था कि बाबूजी का सामान कहाँ रखना है, तो वो थोड़ा मुंह बनाते हुए बोली, मैंने स्टोर साफ करवा दिया है, वहीं रख दो। ये सुनते ही बाबूजी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। रात को खाना लगा तो रामदास जी डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़े, लेकिन कविता ने हल्के से कहा, बाबूजी, आप अपने कमरे में आराम से खा लीजिए, यहाँ बच्चों को दिक्कत होती है। ये सुनते ही उनके कदम वहीं रुक गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने कमरे में चले गए। उस छोटे से स्टोर में बैठकर जब उन्होंने पहली बार अकेले खाना खाया तो उन्हें महसूस हुआ कि गांव का अकेलापन भी इससे बेहतर था। शहर में आए बाबूजी को अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन रामदास जी को अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि यहाँ रहना उतना आसान नहीं होगा जितना उन्होंने सोचा था। पहले दिन उन्होंने सोचा था कि सब नया है, इसीलिए थोड़ा अजनबीपन लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे उन्हें महसूस होने लगा कि ये दूरी सिर्फ जगह की नहीं, रिश्तों की भी है। सुबह जब वह उठते तो घर में हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त होता। राकेश जल्दी जल्दी ऑफिस जाने की तैयारी करता, कविता मोबाइल और किचन के बीच भागती रहती, और बच्चे स्कूल के लिए तैयार होते। इस पूरे माहौल में कहीं भी रामदास जी के लिए कोई जगह नहीं थी। वो चुपचाप अपने कमरे के कोने में बैठकर ये सब देखते रहते, जैसे किसी और की जिंदगी को दूर से देख रहे हों। एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो बच्चों से बात की जाए। जैसे ही उनका पोता पास से गुजरा, उन्होंने मुस्कुराकर उसे बुलाया, आओ बेटा, इधर आओ, दादा के पास बैठो। बच्चा पहले तो थोड़ा रुका, फिर धीरे धीरे पास आया। रामदास जी ने उसे अपने पास बिठाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम्हें कहानी सुनाऊं? उन्होंने पूछा। बच्चे की आंखों में हल्की चमक आई। वो कुछ कहता उससे पहले ही पीछे से कविता की तेज आवाज आई, आ रहा हो, उधर क्या कर रहे हो, चलो इधर। कितनी बार कहा है, बार बार वहां मत जाया करो। बच्चा तुरंत उठकर भाग गया। रामदास जी का हाथ हवा में ही रह गया। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन उतर आया। उन्होंने धीरे से अपना हाथ नीचे कर लिया और बिना कुछ बोले दरवाजे की तरफ देखने लगे। दिन भर वह अपने कमरे में ही रहते, कभी दरवाजे से बाहर झांकते, कभी लक्ष्मी देवी की तस्वीर निकालकर उससे बातें करते। देख रही हो ना, यहाँ सब अपने अपने में लगे हैं, मेरे लिए किसी के भी पास वक्त नहीं। उनकी आवाज़ में शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी थकान थी। खाने का समय उनके लिए सबसे मुश्किल होता था। कभी नौकर खाना दे जाता, कभी खुद जाकर ले आते, लेकिन वो खाना सिर्फ पेट भरने के लिए होता था। उसमें स्वाद नहीं था, वो अपनापन नहीं था जो कभी लक्ष्मी देवी के हाथ के खाने में होता था। कई बार तो वह 2-3 निवाले खाकर ही थाली एक तरफ रख देते। एक दिन शाम को उन्होंने हिम्मत करके राकेश से कहा, बेटा, थोड़ा समय मिले तो बैठकर बात कर लेते हैं। राकेश ने मोबाइल से नज़र हटाए बिना कहा, अभी थोड़ा काम है बाबूजी, बाद में बात करते हैं। बाद में ये शब्द जैसे उनके दिल में चुभ गया। रात को वो बहुत देर तक जागते रहे। उन्होंने धीरे से लक्ष्मी देवी की तस्वीर उठाई और बोले, तुम होती ही ना तो सब कुछ कितना आसान होता। धीरे धीरे उनके अंदर एक डर घर करने लगा था। डर इस बात का कि कहीं सच में इस घर में बोझ तो नहीं बन गए हैं। हर छोटी छोटी बात पर उन्हें ऐसा महसूस कराया जाता, कभी सीधे शब्दों में,
तो कभी इशारों में। एक दिन उन्होंने गलती से बाथरूम में थोड़ा ज्यादा समय ले लिया। बाहर निकलते ही कविता ने नाराज होकर कहा, बाबूजी, हमें भी ऑफिस जाना होता है, थोड़ा टाइम देखकर चला कीजिए। रामदास जी ने तुरंत सिर झुका लिया और बोले, माफ करना बेटी, आगे से ध्यान रखूंगा। लेकिन अंदर से वह खुद को छोटा महसूस करने लगे। उसी रात उन्होंने कुछ ऐसा सुना जिसने उनके दिल को पूरी तरह तोड़ दिया। वो पानी लेने के लिए कमरे से बाहर निकले थे, तभी ड्राइंग रूम से राकेश और कविता की आवाजें आ रही थीं। कविता कह रही थी, देखो राकेश, मैं साफ साफ कह रही हूँ, मैं इस तरह नहीं रह सकती। हर चीज एडजस्ट नहीं होती। तुम्हारे बाबूजी को गांव में ही रहना चाहिए था। यहाँ उनकी वजह से सब गड़बड़ हो रहा है। राकेश कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, समझता हूँ, मैं देखता हूँ क्या करना है। ये सुनते ही रामदास जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चुपचाप वापस अपने कमरे में लौट आए, दरवाजा बंद किया और चारपाई पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने तस्वीर उठाई और टूटे हुए स्वर में बोले, लक्ष्मी, अब मैं सच में बोझ बन गया हूँ अपने ही घर में। उस रात के बाद रामदास जी के अंदर एक अजीब सी खामोशी घर कर गई थी। अब वो ज़्यादा नहीं बोलते थे, ना ही किसी से शिकायत करते थे और ना ही किसी से उम्मीद रखते थे। लेकिन दिल के अंदर जो दर्द था वो हर दिन और गहरा होता जा रहा था। राकेश के घर में रहते हुए उन्हें अब साफ महसूस होने लगा था कि वो इस घर का हिस्सा नहीं, बस एक जिम्मेदारी बनकर रह गए हैं। एक महीना जैसे तैसे बीत गया। हर दिन एक जैसा, हर पल भारी, कभी सूखी रोटी, कभी अकेलापन और कभी अपनों के बीच होते हुए भी पराया होने का एहसास। एक शाम राकेश ऑफिस से आया और धीरे से बोला, बाबूजी, अब कुछ दिन आप छोटे भाई सुरेश के पास भी रह लीजिए। ये सुनते ही रामदास जी के दिल में हल्की सी उम्मीद जगी। उन्होंने सोचा, शायद वहाँ कुछ अपनापन मिले, शायद छोटा बेटा उन्हें समझे। उन्होंने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। अगले दिन उनका छोटा सा बैग फिर से तैयार हुआ। वही कपड़े, वही दवाइयाँ और सबसे संभाल कर रखी लक्ष्मी देवी की तस्वीर। जब वह घर से निकल रहे थे तो उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार उनकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी, बस एक थकान थी। सुरेश उन्हें लेने आया था। रास्ते में वह थोड़ा हंसकर बोला, कैसे हो बाबूजी, वहाँ ठीक से तो रहे ना? रामदास जी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ बेटा, सब ठीक था। लेकिन उनकी आवाज़ में छुपा दर्द शायद सुरेश भी समझ नहीं पाया, या समझ कर भी अनदेखा कर गया। कुछ घंटों बाद वह सुरेश के घर पहुंचे। घर बड़ा था, पहले से भी ज़्यादा सजा सवरा हुआ। दरवाजे पर बहू रीना खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, आइए बाबूजी। उसकी मुस्कान देखकर रामदास जी के दिल में फिर एक उम्मीद जगी, शायद यहाँ सब अलग होगा। लेकिन ये उम्मीद ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। अंदर आते ही सुरेश ने कहा, बाबूजी, आपका कमरा उधर है। रामदास जी धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़े। कमरा घर के पीछे की तरफ था, थोड़ा अलग, जहाँ रोशनी भी कम आती थी। वहाँ एक पुराना सा बिस्तर और एक कुर्सी रखी थी। उन्होंने कमरे में चारों तरफ नज़र घुमाई और एक लंबी सांस ली। मन ही मन बोले, चलो कम से कम छत तो है। शाम को खाने का समय हुआ। इस बार भी वह डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़े, लेकिन रीना ने हल्के से कहा, बाबूजी, आप अपने कमरे में ही खा लीजिए, हम लोग थोड़ा अलग खाना खाते हैं। रामदास जी रुक गए। ये वही एहसास था जो वह पहले भी झेल चुके थे। उन्होंने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया और वापस कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद एक प्लेट में उनके कमरे में रख दी गई। उसमें 2 रोटियां, थोड़ी सब्जी और चुप्पी। उन्होंने पहला कौर मुंह में डाला, लेकिन गले से नीचे नहीं उतरा। आंखों के सामने लक्ष्मी देवी का चेहरा घूम गया। वो प्यार, वो अपनापन और वो एक रोटी और ले लो ना। और यहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं था। उस रात उन्होंने पहली बार महसूस किया,
समस्या जगह की नहीं है, समस्या रिश्तों की है। सुरेश जी के घर आए हुए रामदास जी को कुछ दिन तो ऐसा लगा जैसे शायद यहाँ उन्हें थोड़ी शांति मिल जाएगी। यहाँ किसी ने उन्हें सीधे कुछ नहीं कहा, कोई डांट नहीं, कोई ताने नहीं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। इस घर में उनके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करता था, लेकिन कोई अच्छा भी नहीं करता था। सुबह उठते तो चाय अपने आप टेबल पर रख दी जाती, बिना एक शब्द के। खाना समय पर मिल जाता, लेकिन बिना किसी आवाज़ के। कोई पूछता नहीं कि खाया या नहीं खाया, कोई कहता नहीं कि और ले लीजिए। सब कुछ था, लेकिन उसमें इंसानियत की गर्माहट नहीं थी। रामदास जी अब ज़्यादा बोलना ही छोड़ चुके थे। उन्होंने जैसे खुद को इस घर के एक कोने तक सीमित कर लिया था। वह अपने कमरे में बैठते, दीवार को देखते रहते या फिर लक्ष्मी देवी की तस्वीर को देर तक निहारते रहते। एक दिन दोपहर को घर बिल्कुल शांत था। सुरेश ऑफिस गया हुआ था, रीना अपने कमरे में थी। रामदास जी धीरे धीरे उठकर बाहर आंगन में आ गए। वहाँ बच्चों के पुराने खिलौने पड़े थे। उन्होंने एक छोटी सी टूटी हुई कार उठाई, उसे हाथ में घुमाया और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्हें याद आया, सुरेश भी बचपन में ऐसे ही खिलौनों के पीछे भागता था। उनकी आंखें भर आईं। उसी समय उनका पोता धीरे धीरे वहां आया, शायद खेलते खेलते इधर आ गया था। रामदास जी ने बहुत प्यार से कहा, आओ बेटा, ये कार चलाओ। बच्चा पास आया, बैठ गया। दोनों कुछ देर तक चुपचाप कार चलाते रहे। उस छोटे से पल में रामदास जी को महीनों बाद सुकून मिला, लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। रीना दूर से देख रही थी। वह तेज कदमों से आई और बिना कुछ कहे बच्चे का हाथ पकड़कर खींच लिया। चलो अंदर, कितनी बार कहा है यहाँ मत आया करो। उसने रामदास जी की तरफ देखा भी नहीं, जैसे वह वहाँ थे ही नहीं। रामदास जी के हाथ में वो छोटी सी कार रह गई और आंखों में एक खालीपन उतर आया। उन्होंने धीरे से कार जमीन पर रख दी और वापस अपने कमरे में आ गए। उस दिन उन्होंने पहली बार महसूस किया, यहाँ उन्हें रोका नहीं जाता, लेकिन उन्हें अपनाया भी नहीं जाता। शाम को वह दरवाजे के पास बैठे थे। बाहर सड़क पर लोग अपने अपने घरों में लौट रहे थे। कोई अपने पिता का हाथ पकड़कर चल रहा था, तो कोई हंसते हुए बातें कर रहा था। रामदास जी बस ये सब देखते रहे। उनके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या मैं इतना बदल गया हूँ या मेरे अपने बदल गए हैं? रात को जब वह पानी लेने उठे तो उन्होंने अंदर कमरे से सुरेश और रीना की धीमी आवाज़ें सुनी। रीना कह रही थी, देखो सुरेश, मैं कुछ गलत नहीं कह रही, लेकिन ये सब कब तक चलेगा? घर का पूरा माहौल ही बदल गया है। बच्चे भी अब खुलकर नहीं रहते। सुरेश ने धीरे से कहा, तो क्या करूं? रीना बोली, सीधी सी बात है, बाबूजी को गांव में ही रहना चाहिए। वहां उनकी आदत भी है और हमें भी आसानी रहेगी। ये सुनते ही रामदास जी का दिल जैसे अंदर से टूट गया। उन्होंने दरवाजे का सहारा लिया, कुछ पल वहीं खड़े रहे, फिर बिना आवाज किए अपने कमरे में लौट आए। उस रात उन्होंने खाना नहीं खाया, बस अंधेरे में बैठे रहे और बहुत देर तक सोचते रहे। फिर धीरे से बोले, लक्ष्मी, अब समझ आया, इंसान अकेला तब नहीं होता जब उसके पास कोई नहीं होता। इंसान अकेला तब होता है जब उसके अपने होते हुए भी कोई उसका नहीं होता। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार वह रो नहीं रहे थे। इस बार वह अंदर से खाली हो चुके थे और उसी खालीपन में उन्होंने एक फैसला लिया। अब वह वापस जाएंगे अपने उस घर में जहां कम से कम यादें तो उनका साथ देती हैं। अगले दिन उन्होंने अपना छोटा सा बैग फिर से निकाल लिया। उसमें वही 2-3 कपड़े रखे, दवाइयाँ रखीं और तस्वीर को बहुत संभाल कर रखा। हर कपड़ा रखते समय
उनकी उंगलियां कांप रही थीं, जैसे हर चीज़ के साथ कोई याद जुड़ी हो। उन्होंने एक बार कमरे को नज़र भरकर देखा। ये वही कमरा था जहां उन्होंने पिछले कुछ दिन बिताए थे, लेकिन अब ये भी उन्हें अपना नहीं लग रहा था। शाम को जब सुरेश घर लौटा तो उसने देखा कि बैग दरवाजे के पास रखा है। उसने हैरानी से पूछा, बाबूजी, कहीं जा रहे हैं क्या? रामदास जी ने शांत आवाज में जवाब दिया, हाँ बेटा, गांव वापस जा रहा हूँ। सुरेश थोड़ा घबरा गया। अरे, अचानक क्यों? कुछ हुआ क्या? रामदास जी हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान में दर्द साफ दिख रहा था। नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, बस गांव की हवा याद आ रही है, वहीं मन लगेगा अब मेरा। सुरेश कुछ पल चुप रहा। शायद वह समझ गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस इतना बोला, ठीक है बाबूजी, जैसा आपको ठीक लगे। ये जैसा आपको ठीक लगे सुनकर रामदास जी के दिल में एक टीस उठी। उन्होंने मन ही मन सोचा, काश एक बार रोक लेता, कह देता कि मत जाइए पिताजी, लेकिन अब ये उम्मीद भी छोड़ चुके थे। जब वह दरवाजे से बाहर निकल रहे थे, तभी उनका पोता आरव भागता हुआ आया। दादाजी, आप जा रहे हो? उसकी मासूम आवाज़ सुनकर रामदास जी रुक गए। उन्होंने झुककर उसे गले लगा लिया। उनकी आंखें भर आईं। हाँ बेटा, थोड़ा काम है गांव में, फिर वापस आओगे ना? बच्चे ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा। रामदास जी के होठ कांप गए। कुछ पल के लिए वह चुप रहे, फिर धीरे से बोले, देखते हैं बेटा। उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और बिना पीछे देखे बाहर निकल गए। अगर वह एक बार भी मुड़कर देख लेते तो शायद उनके कदम रुक जाते। सुरेश उन्हें बस स्टैंड तक छोड़ने गया। रास्ते भर दोनों के बीच अजीब सी खामोशी रही। ना सुरेश कुछ कह पा रहा था और ना ही रामदास जी। बस गाड़ी चल रही थी और उनके बीच की दूरी भी बढ़ती जा रही थी। बस स्टैंड पर पहुंचकर सुरेश ने जेब से कुछ पैसे निकाले और उनके हाथ में रखते हुए बोला, बाबूजी, रास्ते के लिए रख लीजिए। रामदास जी ने पैसे लिए, उन्हें देखा और फिर बेटे की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया और धीरे से बोले, जब तू छोटा था ना, तब तेरे एक खिलौने के लिए मैं पूरा दिन मेहनत करता था। आज तू मुझे पैसे देकर अपना फर्ज निभा रहा है। अच्छा है बेटा। सुरेश का सिर झुक गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, बस आ चुकी थी। रामदास जी धीरे धीरे उसमें चढ़ गए, खिड़की के पास बैठ गए। बस चल पड़ी। सुरेश वहीं खड़ा रहा, हाथ हिलाता रहा, लेकिन इस बार उस हाथ में वो अपनापन नहीं था जो एक बेटे के हाथ में होना चाहिए था। बस आगे बढ़ती गई और शहर पीछे छूटता गया। रामदास जी खिड़की से बाहर देखते रहे। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने उन्हें पोंछा नहीं। शायद अब वह थक चुके थे रोते रोते, उम्मीद करते करते और टूटते टूटते। उन्हें अब सिर्फ एक ही जगह याद आ रही थी, अपना वो पुराना घर, जहाँ कम से कम यादें तो उनके साथ थीं। गांव की मिट्टी पर कदम रखते ही रामदास जी के अंदर जैसे कुछ टूटकर फिर से जुड़ने लगा, और कुछ ऐसा भी था जो अब कभी जुड़ नहीं सकता था। बस से उतरते ही उन्होंने चारों तरफ देखा। वही कच्ची सड़कें, वही पेड़, वही लोग, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। पहले यह गांव उन्हें अपना लगता था, आज जैसे वह खुद यहाँ अजनबी हो गए हों। धीरे धीरे वह अपने घर की तरफ बढ़े। दरवाजे के सामने पहुंचकर कुछ पल के लिए रुक गए। जेब से चाबी निकाली, लेकिन हाथ कांप रहे थे, जैसे उस दरवाजे को खोलते ही यादों का सैलाब फिर से बाहर आ जाएगा। आखिर हिम्मत करके उन्होंने ताला खोला। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला और अंदर एक ठंडी खामोशी ने उनका स्वागत किया। घर में कदम रखते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे समय यहीं रुक गया हो। आंगन में वही टूटी चारपाई पड़ी थी, कोने में रखा वह चूल्हा। उन्होंने वह बैग धीरे से नीचे रखा और एक पल के लिए बस अपने घर को देखते रहे। फिर अचानक उनके आंसू निकल पड़े और बोले, लक्ष्मी, मैं वापस आ गया। उनकी आवाज़ भर्रा गई।
देख, तेरे बिना मैं कहीं भी नहीं रह पाया। वह वहीं जमीन पर बैठ गए, सिर दीवार से टिकाकर रोने लगे। उस दिन उनके आंसुओं में सिर्फ दुख नहीं था, उसमें हार थी, टूटन थी और एक गहरा अकेलापन था। अगले कुछ दिन जैसे किसी बोझ की तरह बीतने लगे। सुबह उठते तो कोई काम करने का मन नहीं करता। कभी आंगन में बैठ जाते, कभी यूं ही चारपाई पर लेट जाते। खाना तो जैसे उनके लिए मायने ही खो चुका था। कभी 2 रोटी बना लेते तो कभी सिर्फ पानी पीकर ही दिन काट देते। गांव के लोग धीरे धीरे मिलने आने लगे। हरिया काका एक दिन आए और उन्हें इस हालत में देखकर चौंक गए। अरे रामदास, ये क्या हाल बना रखा है? रामदास जी हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, कुछ नहीं हरिया, बस उम्र हो गई है। हरिया काका समझ गए थे कि बात उम्र की नहीं, हालात की है। उन्होंने पास बैठकर धीरे से पूछा, बेटों के पास गए थे ना, फिर वापस कैसे आ गए? ये सुनते ही रामदास जी कुछ पल के लिए चुप हो गए। उनकी आंखें भर आईं। फिर उन्होंने नजरें फेर लीं और धीमे से बोले, बस मन नहीं लगा। लेकिन उनकी आवाज़ सब सच कह चुकी थी। धीरे धीरे उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। सीने में दर्द रहने लगा, सांस फूलने लगती और शरीर पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गया। एक दिन तो हालत इतनी खराब हो गई कि वह चारपाई से उठ भी नहीं पाए। हरिया काका ने यह देखा तो तुरंत गांव के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच की, कुछ देर चुप रहा, फिर गंभीर आवाज़ में बोला, इनका दिल बहुत कमज़ोर हो चुका है, ध्यान रखना होगा, और हाँ, इनके बेटों को खबर कर दो। ये सुनकर हरिया काका का दिल बैठ गया। उसी शाम उन्होंने राकेश और दिनेश को फ़ोन किया, बेटा, तुम्हारे बाबूजी की हालत ठीक नहीं है, जितना जल्दी हो सके आ जाओ। फ़ोन के दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी रही। फिर राकेश बोला, ठीक है चाचा, हम देखते हैं। देखते हैं, ये शब्द हरिया काका के दिल में चुप गया। उन्होंने फ़ोन रख दिया और रामदास जी की तरफ देखा। रामदास जी चुपचाप छत की तरफ देख रहे थे, जैसे उन्हें पहले से ही सब पता हो, जैसे उन्हें अब किसी उम्मीद का सहारा ही नहीं रहा हो। रात को वह बहुत देर तक जागते रहे। उन्होंने धीरे से लक्ष्मी देवी की तस्वीर उठाई और बोले, लगता है अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा, जल्दी ही तेरे पास आ जाऊंगा। उनकी आवाज़ में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। अगली सुबह रामदास जी बहुत देर तक चारपाई पर बैठे रहे। रात भर उन्होंने आंखें बंद तो की, लेकिन नींद उनकी पलकों तक भी नहीं पहुंची। हरिया काका की बातें, डॉक्टर की चेतावनी और अपने ही बेटों की बेरुखी, सब कुछ उनके मन में बार बार घूम रहा था। कमरे में हल्की धूप आ चुकी थी, लेकिन उनके अंदर जैसे अंधेरा ही अंधेरा था। उन्होंने धीरे से लक्ष्मी देवी की तस्वीर उठाई और उसे अपने सीने से लगा लिया। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। वह धीमे स्वर में बोले, लक्ष्मी, अब मैं थक गया हूँ, सच में थक गया हूँ। उस दिन उन्होंने पहली बार ये महसूस किया कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, ना उम्मीद और ना ही इंतजार और ना ही कोई शिकायत। बस एक लंबी चुप्पी थी जो उनके साथ हर पल चल रही थी। दोपहर तक हरिया काका फिर मिलने आए। उन्होंने देखा कि रामदास जी आज कुछ ज़्यादा ही खामोश हैं। क्या सोच रहे हो रामदास? उन्होंने पास बैठते हुए पूछा। रामदास जी ने उनकी तरफ देखा। आंखों में गहराई थी, जैसे कोई फैसला भीतर ही भीतर पक चुका हो। धीरे से बोले, हरिया, अगर इंसान अपने ही घर में पराया हो जाए ना, तो उसे कहीं भी रहने का हक नहीं बचता। हरिया काका कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि बात बहुत गंभीर है। उन्होंने पूछा, तू कहना क्या चाहता है? रामदास जी ने लंबी सांस ली और बोले, अब समय आ गया है कि मैं अपने हिस्से का फैसला खुद करूं। शाम तक उनकी तबीयत और बिगड़ गई, सांस लेने में तकलीफ बढ़ गई थी। हरिया काका ने तुरंत फिर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच की और इस बार उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा गंभीर थी। अब देर मत कीजिए, इनके बेटों को तुरंत बुला लीजिए, आखिरी समय है। ये सुनते ही हरिया काका का दिल कांप गया। उन्होंने बिना देर किए फिर से राकेश और दिनेश को फ़ोन किया।
इस बार उनकी आवाज में सख्ती थी। अगर तुम लोग अब नहीं आए तो जिंदगी भर पछताओगे। शहर में फोन रखते ही दोनों भाइयों के मन में हलचल हो गई, लेकिन इस बार बात सिर्फ भावनाओं की नहीं थी, कुछ और भी था जो उन्हें खींच रहा था। कविता ने धीरे से राकेश से पूछा, अगर बाबूजी ने कुछ लिखा पढ़ी कर दी तो? उधर रीना भी दिनेश से कह रही थी, देख लेना कहीं सब किसी और के नाम ना कर जाएं। दोनों भाइयों ने जल्दी जल्दी गांव जाने का फैसला किया, लेकिन उनके कदमों में चिंता कम और बेचैनी कुछ और ही थी। इधर गांव में रात गहरी हो चुकी थी। रामदास जी चारपाई पर लेटे हुए थे। सांसें बहुत धीमी हो गई थीं। हर सांस जैसे एक लड़ाई लड़कर बाहर आ रही थी। हरिया काका उनके पास बैठे थे, उनका हाथ थामे हुए। अचानक रामदास जी ने धीरे से आंखें खोली। उनकी नज़र सीधे हरिया काका पर पड़ी। उन्होंने बहुत मुश्किल से कहा, हरिया, कल सुबह मास्टर जी को बुला लेना और वकील को भी। हरिया काका चौंक गए। क्यों? क्या करने वाले हो? रामदास जी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। दर्द भी था और ठहराव भी। उन्होंने धीरे से कहा, अब मेरी आखिरी इच्छा लिखी जाएगी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। बाहर हवा तेज चल रही थी, जैसे वक्त भी किसी बड़े फैसले का गवाह बनने जा रहा हो। रामदास जी ने आखिरी बार लक्ष्मी देवी की तस्वीर की तरफ देखा और आंखें बंद कर लीं। अब उनके अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने तय कर लिया हो कि इस बार वह टूटेंगे नहीं, बल्कि दुनिया को एक ऐसी सीख देकर जाएंगे जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। सुबह की हल्की रोशनी जैसे ही आंगन में फैली, रामदास जी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। रात भर की थकान उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन आज उनकी आंखों में एक अलग ही ठहराव था, जैसे उन्होंने भीतर ही भीतर कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। पास ही हरिया काका बैठे थे, जो पूरी रात उनके साथ जागते रहे थे। उन्होंने झुककर पूछा, कैसे हो रामदास? रामदास जी ने हल्की सी मुस्कान दी, अब ठीक हूँ, क्योंकि अब मन साफ हो गया है। थोड़ी देर बाद गांव के मास्टर जी और वकील साहब भी आ गए। हरिया काका ने रात को ही उन्हें खबर कर दी थी। घर के बाहर कुछ गांव वाले भी खड़े थे, क्योंकि खबर फैल चुकी थी कि रामदास जी की हालत गंभीर है। अंदर कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सबको अंदाजा हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। उधर शहर से मोहन और सुरेश भी आ चुके थे। उनके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन आंखों में कहीं न कहीं एक बेचैनी भी थी, जैसे वह किसी फैसले का इंतजार कर रहे हों। दोनों बहुएं भी साथ आई थीं। आते ही उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बाबूजी, ये क्या हाल बना लिया आपने? लेकिन इस बार उनके आंसुओं में वह सच्चाई नहीं थी जिसे एक पिता पहचान ना सके। रामदास जी ने धीरे से आंखें खोली और सबको देखा। कुछ पल तक वह चुप रहे, फिर उनकी नज़र सीधे अपने बेटों पर ठहर गई। उस नज़र में शिकायत भी थी, प्यार भी था और एक आखिरी उम्मीद का बुझता हुआ दिया भी। वकील साहब ने पास आकर कहा, रामदास जी, आप जो कहना चाहते हैं आराम से बताइए। रामदास जी ने कांपते हाथ से इशारा किया और बोले, लिखिए। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। मैं रामदास पूरे होश में अपनी आखिरी इच्छा बता रहा हूँ। उनकी आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन हर शब्द साफ था। दिनेश और सुरेश एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बहुओं के चेहरे पर भी तनाव साफ दिख रहा था। रामदास जी ने आगे कहा, मेरे पास जो घर है, जो थोड़ी सी जमीन है और जो कुछ बचत है। ये सुनते ही सबकी सांसें जैसे रुक गईं। कुछ पल के लिए वह रुके, फिर धीरे से बोले, वह सब मेरे बेटों को नहीं मिलेगा। जैसे ही यह शब्द कमरे में गूंजे, हर कोई स्तब्ध रह गया। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? दिनेश घबराकर बोला। सुरेश भी तुरंत आगे आया, हम आपके बेटे हैं, हमारा हक है। रामदास जी ने धीरे से हाथ उठाया और उन्हें चुप करा दिया। इस बार उनकी आंखों में दर्द के साथ साथ एक सख्ती भी थी। हक?
उन्होंने बहुत धीमे लेकिन गहरे स्वर में कहा, हक तो उस दिन खत्म हो गया था बेटा, जब मैं तुम्हारी जिंदगी में बोझ बन गया था। कमरे में खामोशी और गहरी हो गई। उन्होंने आगे कहा, जिस पिता ने तुम्हें चलना सिखाया उसी के लिए तुम्हारे घर में जगह ही नहीं थी, तो फिर उसकी कमाई पर तुम्हारा हक कैसे हो सकता है? बहुएं एक दूसरे को देखने लगीं। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। रामदास जी ने गहरी सांस ली और बोले, मेरी सारी संपत्ति गांव के उस वृद्धाश्रम को दी जाएगी, जहां ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें उनके अपने ही छोड़ देते हैं। हरिया काका की आंखों से आंसू बह निकले। गांव के मास्टर जी भी भावुक हो गए। दिनेश अब सच में टूट चुका था। वह पिता के पैरों में गिर पड़ा। बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। सुरेश भी रोने लगा, हमें एक मौका और दे दीजिए। लेकिन रामदास जी अब शांत थे, बहुत शांत। उन्होंने धीरे से तकिए के नीचे हाथ डाला और एक पुराना लिफाफा निकाला। उसे दिनेश के हाथ में रखते हुए बोले, ये है तुम्हारी असली विरासत। दिनेश ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में छोटा दिनेश उनके कंधों पर बैठा हंस रहा था। दूसरी में सुरेश मिट्टी से खेल रहा था और रामदास जी उसे देख रहे थे। साथ में एक पुरानी चिट्ठी भी थी। दिनेश ने पढ़ना शुरू किया, मेरे प्यारे बेटों, तुम जब छोटे थे ना, तब तुम्हारी हर मुस्कान मेरी दुनिया थी। तुम्हारे रोने पर मैं रात भर जागता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं ही तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी बन जाऊंगा। दिनेश की आवाज़ टूट गई। सुरेश भी जोर जोर से रोने लगा। लेकिन रामदास जी बस चुपचाप छत की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक लंबा इंतजार था, शायद उस पल का जब वह इस दर्द से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। कमरे में पसरा सन्नाटा अब और गहरा हो गया था। वसीयत के हर शब्द जैसे दीवारों से टकराकर सबके दिलों में उतर रहे थे। दिनेश और सुरेश अभी भी जमीन पर बैठे थे। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। लेकिन इस बार उनके रोने में दिखावा नहीं था, पछतावा था, गहरा और चुभता हुआ पछतावा। बहुएं भी अब चुप थीं। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उन्हें समझ आ चुका था कि बात अब हाथ से निकल चुकी है। रामदास जी चारपाई पर लेटे थे, सांसें धीमी हो चुकी थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने अपने दिल का बोझ उतार दिया हो। उन्होंने धीरे से हरिया काका की तरफ देखा। हरिया काका पास आए और उनका हाथ थाम लिया। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। रामदास जी ने बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकाली, हरिया, अब दिल हल्का लग रहा है। हरिया काका कुछ बोल नहीं पाए, बस उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। दिनेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबूजी, एक बार हमें माफ़ कर दीजिए, हम सब ठीक कर देंगे, आप हमारे साथ चलिए। रामदास जी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में ना गुस्सा था और ना ही शिकायत, बस एक थकान थी। धीरे से बोले, बेटा, कुछ बातें वक्त पर ही अच्छी लगती हैं, बहुत देर हो जाए तो उनका मतलब खत्म हो जाता है। ये सुनते ही दिनेश का सिर झुक गया। सुरेश की सिसकियां और तेज हो गईं। कुछ पल के लिए कमरे में सिर्फ रोने की आवाज़ें रह गईं। तभी अचानक बाहर से हल्की हवा का झोंका आया। दरवाजे की खिड़की हिलने लगी। रामदास जी की नज़र उस तरफ चली गई। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उन्हें कुछ याद आ गया हो। उन्होंने धीरे से कहा, ऐसी ही हवा चलती थी ना जब तेरी माँ आंगन में बैठकर रोटियां बनाती थी। उनकी आवाज़ बहुत धीमी हो गई थी। उन्होंने कांपते हाथों से लक्ष्मी देवी की तस्वीर उठाई और सीने से लगा ली। लक्ष्मी, देख, मैं सब छोड़ आया, अब तेरे पास आने का मन है। हरिया काका फूट पड़े, ऐसा मत बोल रामदास। लेकिन रामदास जी अब कहीं और ही खो चुके थे। उन्होंने फिर धीरे से कहा, मैं थक गया हूँ हरिया, बहुत थक गया। उनकी सांसें अब और धीमी होने लगीं। सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे
हर सांस के लिए उन्हें लड़ना पड़ रहा हो। दिनेश और सुरेश घबरा गए। दोनों उनके पास आकर बैठ गए। बाबूजी, हमें छोड़कर मत जाइए, हमसे गलती हो गई, प्लीज। लेकिन अब शब्दों का असर खत्म हो चुका था। रामदास जी ने आखिरी बार अपने दोनों बेटों की तरफ देखा। उस नज़र में ना कोई गुस्सा था, ना कोई शिकायत, बस एक अधूरी सी ममता थी जो आखिरी सांस तक बनी रही। उन्होंने बहुत मुश्किल से कहा, अपना ख्याल रखना। फिर उनकी नज़र धीरे धीरे लक्ष्मी देवी की तस्वीर पर टिक गई। उनके होठ हल्के से हिले, लक्ष्मी, मैं आ रहा हूँ। और उसी पल उनकी सांस रुक गई। कमरा एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर अचानक एक जोर की चीख गूंजी, बाबूजी! दिनेश उनके सीने से लिपट गया। सुरेश जमीन पर बैठकर रोने लगा। बहुएं भी सिसक रही थीं। हरिया काका एक कोने में खड़े आसमान की तरफ देख रहे थे, जैसे भगवान से पूछ रहे हों, क्या यही इंसाफ है? लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। वो बूढ़ा इंसान जिसने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए जी, आज उसी दुनिया को छोड़कर जा चुका था। और पीछे छोड़ गया था सिर्फ पछतावा और एक ऐसी सीख जो शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। रामदास जी के जाने के बाद घर में जो सन्नाटा छाया वह पहले से कहीं ज्यादा भारी था। फर्क बस इतना था कि पहले यह सन्नाटा अकेलेपन का था और अब पछतावे का। चारपाई पर सफेद चादर से ढका उनका शरीर पड़ा था और आसपास बैठे लोग धीरे धीरे सिसक रहे थे। लेकिन उस सिसकियों के बीच सबसे गहरी आवाज थी दिनेश और सुरेश के टूटते दिलों की। गांव में खबर फैलते ही लोग एक एक करके आने लगे। हर कोई रामदास जी के बारे में कुछ न कुछ कह रहा था। बहुत सीधे इंसान थे, कभी किसी का बुरा नहीं किया, अपने बच्चों के लिए सब कुछ लुटा दिया। ये सब सुनकर दिनेश का सिर और झुकता जा रहा था। हर शब्द जैसे उसके दिल पर चोट कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे पूरा गांव उसे देख रहा है और मन ही मन उसे दोष दे रहा है। हरिया काका चुपचाप सब देख रहे थे। उनकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन उनमें अब आंसू नहीं थे, जैसे रो रो कर सूख चुके हों। उन्होंने धीरे से गांव वालों से कहा, तैयारी करो, अब इन्हें विदा करने का समय आ गया है। रामदास जी को अर्थी पर लिटाया गया। उनके सीने के पास लक्ष्मी देवी की तस्वीर रखी गई, वही तस्वीर जिसे वह आखिरी सांस तक पकड़े रहे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे सारी तकलीफें अब खत्म हो चुकी हों। दिनेश और सुरेश कांपते हाथों से अपने पिता की अर्थी को कंधा देने आगे बढ़े। जब उन्होंने कंधा लगाया तो जैसे एक साथ हजारों यादें उनके अंदर उमड़ पड़ी। बचपन की हर छोटी बड़ी बात, हर त्याग, हर वह पल जब उनके पिता ने उनके लिए खुद को भुला दिया था, सब कुछ एक साथ आंखों के सामने घूमने लगा। मोहन की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह बार बार खुद से कह रहा था, काश एक बार और मौका मिल जाता। सुरेश अब बस चुप था, लेकिन उसकी खामोशी सब कुछ कह रही थी। शमशान घाट पर चिता तैयार की गई। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज और कुछ बिखरी हुई सिसकियां। दिनेश को अग्नि देने के लिए कहा गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने लकड़ी उठाई, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। बाबूजी, उसकी आवाज टूट गई, मैं लायक बेटा नहीं बन पाया। हरिया काका ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अब जो करना है वह आगे के लिए करना। दिनेश ने आंखें बंद की और कांपते हाथों से अग्नि दे दी। कुछ ही देर में आग की लपटें उठने लगीं, लकड़ियां चटकने लगीं और उसी आग के साथ एक पिता की पूरी जिंदगी, उसकी उम्मीदें, उसका दर्द, सब धीरे धीरे राख में बदलने लगा। सुरेश वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और जोर जोर से रोने लगा। हमने ये क्या कर दिया, हमने ये क्या खो दिया? लेकिन अब इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। आग की लपटें तेज होती गईं और दिनेश की नज़र उसी तस्वीर पर पड़ी जो चिता में जल रही थी। वह तस्वीर जिसमें उनका पूरा बचपन था, वह यादें
जो अब हमेशा के लिए खत्म हो रही थी। उस पल दिनेश को समझ आया, संपत्ति, पैसा, सब कुछ वापस मिल सकता है, लेकिन माँ बाप कभी वापस नहीं मिलते। जब चिता की आग धीमी पड़ने लगी, तब वहाँ खड़े हर इंसान के दिल में एक ही भावना थी, दर्द और एक गहरी सीख। लेकिन ये सीख सबसे ज़्यादा उन दो बेटों के दिल में बैठ चुकी थी, जो अब जिंदगी भर इस पछतावे के साथ जीने वाले थे कि उन्होंने अपने ही पिता को जीते जी खो दिया। शमशान से लौटते वक्त रास्ता वही था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। दिनेश और सुरेश के कदम भारी थे, जैसे हर कदम उन्हें उनके अपराध की याद दिला रहा हो। गांव के लोग धीरे धीरे अपने घर लौट गए, लेकिन दोनों भाई उस घर के सामने खड़े हो गए, उसी घर के जहां कभी उनके पिता ने उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था और जहां से वह अकेलेपन में टूटते हुए विदा हुए। घर के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वही आंगन, वही दीवारें, लेकिन अब वहां रामदास जी नहीं थे। उनकी चारपाई खाली पड़ी थी। कोने में रखा उनका चश्मा और पास में रखी उनकी पुरानी लाठी जैसे अब भी उनका इंतजार कर रहे हों। दिनेश धीरे धीरे उस चारपाई के पास बैठ गया। उसने कांपते हाथों से वह लाठी उठाई और अचानक फूट फूट कर रो पड़ा। सुरेश, बाबूजी हमें छोड़कर चले गए। हमने उन्हें जीते जी मार दिया। सुरेश भी पास आकर बैठ गया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, हमने उन्हें कभी समझा ही नहीं, हमें सिर्फ अपनी जिंदगी दिखती रही। कुछ देर तक दोनों भाई चुप बैठे रहे। फिर दिनेश की नज़र दीवार पर टंगे एक पुराने कैलेंडर के पीछे रखी डायरी पर पड़ी। उसने डायरी उठाई, धीरे धीरे खोली और पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने पर लिखा था, आज शहर आया हूँ, सोचा था बेटों के साथ रहूँगा तो अच्छा लगेगा। दूसरे पन्ने पर, आज बहू ने कहा कि कमरे में ही खाना खा लूँ, शायद मैं अब उनके लिए बोझ बन गया हूँ। तीसरे पन्ने पर, आज बहुत मन किया कि बच्चों के साथ बैठूं, लेकिन डर लगा कहीं कोई नाराज ना हो जाए। हर पन्ने के साथ दिनेश की आवाज़ कांपती जा रही थी और सुरेश की सिसकियां बढ़ती जा रही थीं। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं चला जाऊं तो मेरे बच्चों को दोष मत देना, शायद गलती मेरी ही थी, मैंने उन्हें इतना प्यार दिया कि उन्हें इसकी कीमत ही समझ नहीं आई। ये पढ़ते ही दिनेश डायरी को सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगा। बाबूजी, आपने आखिरी वक्त तक हमें ही बचाया। सुरेश ने आंखें पोंछीं और दृढ़ आवाज में कहा, अब हम जो खो चुके हैं वह वापस तो नहीं आएगा, लेकिन जो हमारे पास है उसे अब हम खोने नहीं देंगे। उसी समय बाहर से उनके बच्चे खेलते हुए अंदर आए। पापा, उनकी मासूम आवाज गूंजी। दिनेश ने तुरंत अपने बेटे को गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में एक संकल्प भी था। बेटा, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए वही करूँगा जो मेरे लिए मेरे बाबूजी करना चाहते थे। सुरेश ने भी अपने बच्चों को पास बुलाया और उन्हें कसकर गले लगा लिया। उस दिन उस घर में एक नई शुरुआत हुई, दर्द के साथ, लेकिन एक सीख के साथ। रामदास जी अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी दी हुई सीख, उनकी लिखी हुई हर बात, उनके आंसुओं की हर बूंद उनके बच्चों के दिल में हमेशा जिंदा रहने वाली थी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रामदास जी की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। आज अगर आपके घर में आपके माँ बाप हैं तो उनके पास जाइए, उनसे बात कीजिए, उनका हाथ पकड़िए, क्योंकि जब तक वह है तब तक ही आपकी दुनिया पूरी है। जिस दिन वह चले गए उस दिन आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं होगा। याद रखिए, माँ बाप से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने हर उस अपने तक जरूर पहुँचाइए जिसके पास अभी भी उसके माँ बाप हैं, क्योंकि कुछ सीख जितनी जल्दी मिल जाए
उतना ही अच्छा होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।